Assalamualaikum. Good morning everyone. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah and I am very happy to report कि सुबह कराची में बारिश हो रही है। जनाब हल्की बूंदाबांदी, मुझे लगता है कि रात गए भी ये सिलसिला जारी रहा है। हाँ, ऑल्दो मैंने कुछ नए पौधे लगाए थे जिनको बारिश की बिल्कुल जरूरत नहीं थी तो मैं जरा उनके बारे में परेशान था। और आपको पता है कि ओवर द वीकेंड पाकिस्तान में शायद टर्की से ज्यादा बहस होती रही है आया सोफिया को जो दोबारा से फैसला आया है मस्जिद में तब्दील करने का। उसमें हर किसी की मुख्तलिफ ओपिनियन है, लेकिन मैं और हुमा भी सुबह से ये डिस्कस कर रहे थे कि जब मेहमत ने कॉन्स्टेंटिनोपल या एनातोलिया कॉन्कर किया था, जिसको अब हम इस्तांबुल कहते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल, उस वक्त ये आया सोफिया ना सिर्फ एक चर्च होता था बल्कि इट यूज्ड टू बी अ कम्युनिटी सेंटर एज वेल। और यहाँ पे एम्परर्स की कोरोनेशन और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजंस भी लिए जाते थे। और उस वक्त यही कानून राइज था। जब भी हम किसी फैसले की बात करते हैं तो उसको उस कानून के पैराहे में देखते हैं ना, जो उस वक्त वहाँ राइज था। उस वक्त यही कानून राइज था कि जब आप किसी जगह पे जाएंगे, किसी जगह को फतह करेंगे, तो उस वक्त के कानून के मुताबिक जो उनका सिंबल है टेक ओवर करेंगे। तो सिंबल है, वैसे भी साइकोलॉजिकल इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी ये हिस्सा था। लेकिन आप और भी बड़ी, आपको पता है हमारे नेबरहुड में इस किस्म के भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ चीज़ें कुछ और होती, जैसे मंदिर को मस्जिद बना देना, मस्जिद को मंदिर बना देना। और ये चर्च की जो बात हो रही है बड़ी डिबेटेबल किस्म की बात है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ रिसर्च जिस पे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऑब्वियसली ये कहना, क्योंकि एकदम से इतने सालों से एटलीस्ट हमारी जनरेशन, हमारी जिंदगियों में तो वो एक म्यूजियम ही था। 1923 से एक्चुअली म्यूजियम। तो 1923 ऑलमोस्ट 100 इयर्स, मतलब हम 20 में हैं इस वक्त, तो आप 3 साल और लगा दें, 100 साल उससे पहले लगातार मुसलसल 500 साल वो एक मस्जिद थी। लेकिन आज आपको क्यों याद आ गया इसको बदलना? मतलब टाइमिंग भी तो एक चीज होती है। एक चीज अगर चल रही है उस तरह तो आप उसको रहने दें, बिकॉज अब जितने ओपिनियंस उठेंगे तो खुद ही सोच लो कि क्या हो, जो कि एक्चुअली हो सकती है। लेकिन इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते थे कि 500 साल पहले आया सोफिया को क्यों एक मस्जिद में तब्दील किया गया। उस वक्त यही कानून राइज था और यही जंगी स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी था। आज तो यानी हफ्ते के शुरू में ही आपने हमारी थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट भी देख ली, सो वी डोंट रियली एग्री ऑन एवरीथिंग। बहुत सी बातें करनी है, तो इसी में फंस जाएंगे। बस छोटी सी क्विकली एक ट्रिविया भी दे दूं। कमाल अतातुर्क जब ये रिफॉर्म्स लॉन्च कर रहे थे टर्की में 23-22 के अराउंड, तो वो जो ब्लू मॉस्क है उनकी, सुल्तान मस्जिद, उसको भी उनका ये इरादा था कि एक लाइब्रेरी में कन्वर्ट करेंगे। उसकी बहुत ऑपोजिशन आई थी और उसके बाद वो इरादा तर्क कर दिया गया था। तो ये वो सारी रिफॉर्म्स का हिस्सा था। इसके अलावा भी बहुत सारी रिफॉर्म्स हुई थी जिसमें मजहब का उनसर टर्की से उन्होंने निकालने की कोशिश की थी, मईशत और सियासत से। And which they actually did for a very long time as well. आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? अब्दुल्ला को जरूर लिख दीजिए बिकॉज इसका इंटरेस्ट लेवल बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। ऐसे काले मास्क पहन के इस तरह चल रहे थे, मुझे लगा कमांडो एक्शन होने जा रहा है। मुझे लग रहा था कोई हॉलीवुड मूवी। भाई तू ना ही पहन, क्योंकि कोई पहन के जरा ज्यादा डर लग रहा है देख के। अच्छा बाय द वे, मास्क से याद आया, हमें किसी ने बड़े अच्छे मास्क भेजे तो मैं कल लेके आऊंगा। अजरक मास्क भी है उसके अंदर। नाइस। देखिए अब ये मैंडेटरी चीज होगी, अब तो आपने मास्क पहनना ही पहनना है, तो व्हाई नॉट, मतलब डेल्व इनटू सम फैशनेबल मास्क एज वेल, क्योंकि अब तो ये लगा के रखना जरूरी हो चुका है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम बात करें JIT की, और आपको बताएं कि JIT रिपोर्ट सियासी पॉइंट स्कोरिंग तक महदूद होकर रह गई हैं और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की जंग में बल्दिया फैक्ट्री की अहम तरीन रिपोर्ट भी दब कर रह गई है। और इस वक्त तो ऑब्वियसली दोनों पार्टियों के उज़ैर बलोच से ताल्लुकात पर ही सुई अटकी हुई है। इसके अलावा कोई एक्चुअली बात भी नहीं हो रही। इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का सिलसिला चल रहा है। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर अली जैदी एक ऐसी वीडियो सामने लाए जिसमें उज़ैर बलोच के करीबी साथी हबीब जान बलोच के इंकशाफात थे। 2012 के ऑपरेशन के खात्मे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर राब्ता किया उज़ैर बलोच के साथ। ये 5 करोड़ रुपए नकद दिए गए। उज़ैर बलोच फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। फिर आपने देखा कि कायम अली शाह भी वहां गए, शर्मिला फारूकी भी गई, परियाल साहिबा भी गई। ग्रुप पूरे कराची में IG सिंध तक के ट्रांसफर किया करता था। वजारत दाखिला उनके दरवाजे पर खड़ी रहा करती थी रहमान मलिक की सूरत में। आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश थी कि उनके मुंह बोले भाई यारी से इलेक्शन लड़े। मिस्टर टप्पी साहब आन टपके, जहाँ पे झगड़े की बुनियाद शुरू हुई। लेकिन फिर हबीब जान ही ने जियो न्यूज से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के उज़ैर बलोच के साथ राबतों का भांडा भी फोड़ दिया।
जरदारी की बुक्स में हम जानबूझ कर गए थे इमरान के पास। इमरान खान कराची एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकते थे, कराची में ये जलसा नहीं कर सकते थे। राबिया ज़िया यूके की प्रेसिडेंट बोले खान साहब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से बात करना चाह रहे हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से बात हुई, तय हुआ कि हम सपोर्ट करेंगे। इनके पहले जलसे में उज़ैर जान बलोच ने 40 या 25 सुजुकियाँ भेजी हैं, तो लाड़काना के जलसे में भी लोग भेजे। नईम उल हक मरहूम हमारा ब्रिज थे राब्ते का, और बातें बहुत आगे तक चली गई थी। और इसी दौरान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान लफ्जी जंग भी छिड़ी रही। पीटीआई रहनुमाओं ने एक बार फिर पीपी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। शकूर शाद को तो उन्हें जलवाया, मान लिया। बिलावल भुट्टो को किसने हरवाया तीसरे नंबर पे आने में? भाई जितवाता है आदमी तो भाई किसी और को जितवा देता। शाद को क्यों जितवाया और कैसे जितवाया? क्या उन्हीं ने आके बैलेट डलवाए थे? JIT में आज उज़ैर बलोच तो सब जिक्र कर रहे हैं, निसार मुराई को बंद कर दिया गया, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ला के लॉक कर दिया गया है। आज फिशरीज़ की सूरत हाल निसार मुराई से ज़्यादा ख़तरनाक है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इमरान खान और उनके करीबी साथियों पर सवाल उठा दिया। ट्वीट में अली ज़ैदी ने इस बात को तस्लीम किया कि हबीब जान PTI में शामिल हुआ है और लियारी के बहुत से अफराद जो हैं उसमें शामिल हुए हैं। उनके खिलाफ जितने मुकदमात हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और मैंने ये सारी बातें चेक कर ली हैं। वो कहें कि इन्होंने कमेटी नहीं बनाई थी, वो कहें कि धरने में लोग नहीं आए थे, वो कहें कि जलसों में लोग नहीं आए थे, वो कहें कि MNA के घर पे दावतें नहीं हुई थी। जिन दावतों में, जिन खानों में, जिन मीटिंग्स में अली ज़ैदी भी मौजूद होता था, इमरान इस्माइल भी मौजूद होता था और हमारे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी मौजूद होते थे। और आपको बताएं कि सारी बयानबाजी में सानिया बल्दिया के हज़ारों मुतासरीन का नुकसान ज़रूर हो रहा है, जो अपने प्यारों को खो देने के बाद अब इंसाफ की उम्मीद भी खोते जा रहे हैं। इसी पे हम बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब शुक्रिया, और वी आर ग्लैड टू नो कि आप कोरोना वायरस की कैटेगरी से भी रिकवर कर गए हैं। अब ये बताइएगा कि अब अली ज़ैदी साहब ने JIT रिपोर्ट सामने लाने का कहा था, तभी से ये बात कही जा रही थी कि उसमें तहरीक इंसाफ के अपने लोग और इत्तेहादियों के नाम भी आएंगे। अब हबीब जान के बयानात से भी यही सब दिख रहा है। अली ज़ैदी साहब ने ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लिया था, ये सारी पिटारी पेंडोरास बॉक्स ही खोल दिया ना, फिर अपने भी कच्चे चट्टे खोलेंगे, उनके तो खोले ही रहे हैं। अच्छा देखिए, मेरी समझ में नहीं आ रही बात, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक्स के उसमें हमारे इत्तेहादियों के नाम आए या हमारे इत्तेहादियों के नाम ना आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आज इक़्तिदार के अंदर आई है तो जस्टिस के लिए आई है ना, इंसाफ के लिए आई है। हमें इस बात से तो गर्ज नहीं होना चाहिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA खुर्रम शेर जमान के ऊपर भी अगर कोई इल्ज़ाम हो तो उसको तहरीक इंसाफ को उसकी परवाह करने की क्या ज़रूरत है। अगर हम में से कोई भी शख्स किसी भी गलत काम के अंदर मुलव्वस है, इत्तेहादी तो चलें ठीक है, एक सेकेंडरी बात आती है, तो मैं समझता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल जो है कानून का डंडा जो है उसके ऊपर उठना चाहिए। हमें से कोई गर्ज नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि तहरीक इंसाफ ने इतना बड़ा काम किया, जो जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की थी, जो कि मैं समझता हूँ कि वो गिल्टी है, इतने सालों से JIT को संभाल के बैठी थी। तहरीक इंसाफ ने इकदाम उठाया, अदालतों के दरवाजे खटखटाए और इस JITs को जो रिलीज़ करवाया। आज आवाम को ये तो पता चला कि इस शहर में हो क्या रहा था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सिंध हुकूमत के साए तले किस तरह इस शहर के अंदर कत्लो गारत हो रही थी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कभी भी इस बात की परवाह करेंगे कि इन केसेस के अंदर कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं। हमने आवाम को इंसाफ दिलाना है और इंसाफ के सामने मैं समझता हूँ कि जो मेरी लीडरशिप की ट्रेनिंग है उसके इंसाफ के रास्ते में जो भी आएगा उसको जो है मेरे ख्याल से उसकी परवाह नहीं की जाएगी। खुर्रम साहब, ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू यू गाइस इफ यू वांट टू टेक इट कि ये रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन अब रिपोर्ट के अंदर क्या है, नेचुरली सिर्फ सामने आना इज़ नॉट द थिंग, लेकिन अंदर क्या है, किस किस के नाम है। ऑब्वियसली तहकीकात तो सारों की होंगी और जो नाम आएंगे उनके बारे में तो पता किया ही जाएगा। एनीवे, आपसे पूछना ये है कि अब तक तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की लफ्सी जंग का फोकस उज़ैर बलोच की JIT है। जो रिपोर्ट सामने आई हैं उनमें बल्दिया टाउन फैक्ट्री का मामला भी ऑब्वियसली है, जिसमें सैकड़ों बेगुनाह लोग जलकर ऑब्वियसली मार दिए गए। तहरीक इंसाफ इस पर इसलिए आगे नहीं बढ़ना चाहती कि वहां आपके इत्तेहादियों के नाम है या कोई और वजह है, मतलब उस पर क्यों नहीं कोई जितनी बहस इस पे हो रही है उस पे भी शुरू बात करें।
हमारे इत्तेहादी नहीं थे, ये इत्तेहादी जो थे ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी थे। आपको याद रहे कि 2008 से 2013 तक जो थी वो MQM, जो आज MQM लंदन है, वो किसकी इत्तेहादी थी? वो इत्तेहादी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, उनके साथ थी। तो हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि देखें, इंसाफ होना चाहिए। अगर आज इंसाफ हम नहीं करेंगे तो क्या कल हमारे साथ इंसाफ होगा? जिसने जुल्म किया है, जिसने लोगों को मारा है, जिसने कत्ल गरत की है, जिसने इस मुल्क के अंदर करप्शन की है, इस मुल्क को नुकसान उठाया है, जस्टिस होना चाहिए। अगर जस्टिस नहीं होगा तो फिर हम इस जमात में हैं किस लिए? इस जमात में हम हैं इसलिए कि हमें इंसाफ मिलेगा, पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ मिलेगा, यहाँ पे करप्शन का ख़ात्मा होगा। तो आप इस बात के ऊपर यकीन कर लेंगे, तहरीक इंसाफ जो है वो इंसाफ के साथ खड़ी है। बल्दिया के अंदर जिस तरह लोगों को मारा गया है, उनको आज भी अरेस्ट किया गया है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब, ये केस एक इतना अहम केस है कि अगर इसके ऊपर तो पूरी दुनिया की नज़र थी। जब ये ऐसा हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि एक फैक्ट्री के अंदर 20 करोड़ रुपयों के लिए जो है 200 लोगों को ज़िंदा जला दिया गया। हम चाहते हैं कि केस जल्दी चले और इस केस में जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनको सज़ाएँ मिलें। जो सियासी लोग हों, जो भी हों, हमें इससे क्या गर्ज है? जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने इतनी बड़ी साजिशें की हैं, जिन्होंने कत्ल गरत की, उनको सज़ाएँ मिलनी चाहिए। इबरत का निशाना बनाया जाना चाहिए यकीनन उन लोगों को। आप थ्योरेटिकली बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं खुर्रम साहब कि इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, तहरीक इंसाफ है ही इंसाफ के लिए। तो जब उज़ैर जान बलोच लियारी से गाड़ियाँ भेज रहे थे PTI के जलसों में, तो फिर उस वक्त अली ज़ैदी साहब को लगता था कि सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमात हैं हबीब जान पर जो बनाए गए हैं। वो सारी बातें फिर अजीब सी हो जाती हैं ना। अब यहाँ पर MQM आपकी इत्तेहादी अब है, उस वक्त तो चले पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी। तो क्वेश्चन एक ये भी उठ जाता है ना कि उस वक्त जिसके इत्तेहादी थे उस वक्त वो ठीक नहीं थे, अब वो चूंकि इत्तेहादी बन गए तो अब सब कुछ क्लीन स्लेट हो गया। यहाँ सब अपने मफादात की जंग है। अब ये बताइएगा खुर्रम साहब के एक चीज़ साफ ज़ाहिर है कि JIT रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर आगे जो भी कार्रवाई होगी तहरीक इंसाफ के किसी न किसी इत्तेहादी या शायद आपके लोगों के गिर्द भी घेरा तंग हो जाएगा। आप वादा करते हैं कि कानून अपना रास्ता ले तो उसमें कोई रुकावट नहीं बनेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? वैसे आपसे क्यों वादा ले रहे हैं हम? देखिए, मैं आपसे बार बार एक बात रिपीट करता हूँ, हमारी ये ट्रेनिंग है। हमारी वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब से हमें ये ट्रेनिंग मिली हुई है कि हमने कानून के रास्ते में नहीं आना है, हमने इंसाफ के लिए खड़ा होना है, हमने किसी गलत शख्स के साथ नहीं खड़ा होना है, हमने इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमने इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करनी है। हम क्यों किसी कानून के रास्ते में आएंगे? कानून हर गलत इंसान को, हर उस शख्स को जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, उसको सज़ाएँ दें। मैं आपसे ज़ाती तौर पर वादा कर सकता हूँ कि मैं खुर्रम शेर ज़मान अपनी सियासी ज़िंदगी में कभी भी किसी गलत काम में, किसी गलत शख्स के लिए मैं ना उसका साथ दूँगा, ना मैं कभी कानून के रास्ते में आऊँगा। जिन्होंने नुकसान पहुँचाया है, जो जिम्मेदार हैं, चाहे जिसका भी नाम आए उसके अंदर, उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने तो एग्जाम्पल सेट भी किया। आपने नहीं देखा शुगर कमीशन के अंदर, क्या हमने परवाह की शुगर कमीशन में किसका नाम आएगा, किसका नहीं आएगा? तो हम तो समझते हैं कि जो हमारी हुकूमत है आज पाकिस्तान के अंदर, आवाम ने हमें वोट ही इसी के लिए दिया है कि हम इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम करें, और उसकी मिसालें वज़ीर आज़म साहब ने आपके सामने रखी हैं और इंशाअल्लाह ताला यही सिमत रहेगी हमारी। चलें, अच्छा है, बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब कि आपने ज़ाती हैसियत में वादा कर दिया। बात सिर्फ ये है, मसला सिर्फ ये है कि जब यही लोग सियासी तौर पर आप लोगों को, किसी भी जमात की हम बात कर लें, किसी एक पर्टिकुलर जमात को फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं, तो उस वक्त उनकी तमाम बुराइयों पर पर्दा डाल दिया जाता है। उस वक्त इंसान जितना भी बुरा हो वो अच्छा बन जाता है। हबीब जान की मिसाल हमारे सामने है। आज दुनिया की तमाम बुराइयां आपको उज़ैर जान और इन सब में नज़र आ रही हैं, लेकिन उस वक्त जब ये लियारी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने की बात कर रहे थे, या मामला तय होने की तरफ जा रहे थे, या फिर आपके कराची में जलसे और लाड़काना में जलसे में लियारी से गाड़ियाँ भर भर के उज़ैर जान बलोच भेज रहे थे, उस वक्त शायद ये इतने बुरे नहीं थे। और MQM तब तो बहुत ही बुरी थी। आपको पता है इमरान खान साहब का स्टांस क्या रहा है MQM की तरफ सारी उम्र ही उनकी सियासत में, लेकिन अब चूंकि MQM इत्तेहादी है इसलिए बल्दिया टाउन की JIT पर उतनी बात नहीं होती है जितनी दीगर JITs पर हो रही है। गेस हु इज बैक? हाँ, मैं आपको बताऊं जी हु इज बैक के मॉडल और गुलकारा अयान अली, वैसे गुलकारा तो बाद में ही बनी थी, पहले तो इनकी क्लेम टू फेम मॉडल ही थी। तो जी वो वापस आ रही हैं और आपको याद होगा करेंसी स्मगलिंग केस में जमानत पर इस वक्त हैं और इस वक्त दुबई में रहती हैं। और अब उन्होंने तवील खामोशी के बाद शोबिज़ में वापसी का इशारा देते हुए
हुए 7 गाने रिलीज करने का ऐलान कर दिया। अच्छा, इस तरह की एक तवील या दो खामोशी नहीं। जब टूटती है तो मुझे लग रहा था कोई बयान आएगा, कोई वीडियो मैसेज आएगा, कोई हकाइक पे से पर्दा उठाएंगे, लेकिन हकाइक, who wants to know? गाने सुने गाने आप, सुने हैं। तो क्या पता लिहाजा- गानों में कुछ लिरिक्स में बहुत सी बातें कही गई हैं। वैसे बाय द वे ट्विटर पे ही उन्होंने बताया था। अच्छा जी, ट्विटर पर अयान अली ने अपनी तस्वीर में जो गाड़ियां हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं, बहुत। और अयान अली की वो जो आइकॉनिक हुडी है ना, जिसको पहन के पेशियों बड़ा में भी claim आती to थी, fame इनका हो हाँ, गया वो क्लेम था, टू फेम हुडी हो की गया वजह बिकॉज से। वो एयरपोर्ट पर भी हमें नजर आती थी, और फिर वो अक्सर हमें अपनी पेशियों पर भी एक आध दफ़ा हुडी वगैरह में नजर आई हैं। और एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि पुरानी लैम्बोर्गिनी में बैठकर अपने 7 नए गाने सुने और सैर पर जाने का वक्त हुआ जाता है। यकीन है कि ये गाने काबिल समात होंगे। अयान अली ने लिखा, समात क्यों कहा है ये वैसे उन्होंने नहीं कहा होगा नहीं, काबिल समात का मतलब है, योर ओपिनियन, काबिल समात का मतलब है कि ये सुने जा सकेंगे या सुनने के काबिल होंगे। वही तो बात है। लेकिन एटलीस्ट मैं देख रही हूँ इस वक्त। हुमा, ये क्या जॉनरा ऑफ म्यूजिक है इनका? I have no idea. I don't know. For people who अंग्रेजी like गाती this हैं kind of ज़्यादातर, music, अंग्रेजी गाने गाती हैं ना? I think she's just humming. I don't think there are any words there. Were there? चले जी, अयान अली के जो फैंस हैं, खासतौर पे उनकी सिंगिंग के जो फैंस हैं, तो वो ज़रूर हमें बताएं कि व्हाट आर वी मिसिंग। हाँ। क्योंकि वी वुड, आई मीन, वापस आएंगे तो हम भी सुनेंगे इनको। और भी बड़े प्रेसिंग इश्यूज हैं, वैसे ये तो हमने वैसे ही आपको बात बता दी, लेकिन बिजली कहाँ आ रही है और कहाँ नहीं। अच्छा, ये बिजली तो भी आ रही है, नहीं आ रही है तो अगला बहुत मसला है, जगह नहीं आ लेकिन रही। जून का बिल कितने लोगों का ज्यादा आया है इससे? मेरा बहुत ज़्यादा बिल आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वही लोग हैं घर में, उतने ही एसी का इस्तेमाल है, उतने ही अप्लायंसेस का इस्तेमाल है, की भी तो वही इतना situation ज़्यादा किस तरह यूनिट नंबर इंक्रीज कर गया, मुझे वाकई नहीं समझ आ रहा। और मुझे तो लोगों के एक्चुअली आजकल मैसेजेस आ रहे हैं और पूरी स्क्रीनशॉट्स ऑफ देयर बिल आ रहे हैं, लाखों में बिल पहुंचे हुए हैं, और जिनके और आप कंपैरिजन कर सकते हैं ना कि पिछले साल क्या था। मई में जो बिल आया रमजान में था, आपको पता है रमजान में रोजा रखा होता है, एसी की कंजम्पशन ज्यादा होती है। उसके बाद जून में जो बिल आया है, जून का जो बिल आया जुलाई में, वो तो उससे डबल हो गया। बट आपको पता है ना, गर्मी भी ऑलमोस्ट डबल ही है। रमजान में डेफिनेटली इट वाज बेटर। वी आर टॉकिंग अबाउट कराची। मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा ओवर बिलिंग। अच्छा जी, असद उमर के ऐलानात के बावजूद कराची में बिजली का मसला हल होकर नहीं दे रहा, और वफाकी वजीर के इलेक्ट्रिक को हुकूमती तहवील में लेने की धमकी भी दे चुके हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी की यकीन दहानी के बावजूद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। असद उमर ने कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ना होने की यकीन दहानी कराई थी। साथ ही के इलेक्ट्रिक को खबरदार किया था कि मसला हल ना हुआ तो केई को हुकूमती तहवील में भी लिया जा सकता है। अगर इस तमाम मदद के बावजूद आप कराची के अवाम के मसाइल बिजली के ताल्लुक से हल नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरी तरफ नहीं देखेंगे, कानून की पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। सर अगर इसकी जरूरत पड़ी तो जरूर कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि 15 साल से के इलेक्ट्रिक चल रहा था, हमारी हुकूमत आने से पहले मसला हमने हल करना है। वो जिम्मेदारी वफाक की है, उस जिम्मेदारी से हम पीछे नहीं हटेंगे। वो हम टेक ओवर करके करते हैं, हम इनसे काम करवा के करते हैं। और इस पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक को तहवील में लेकर दिखाए। असद उमर भाई, मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि इस इदारे को, कराची के शहरियों को, पूरे सिंध के शहरियों को, सिर्फ के इलेक्ट्रिक ना रहे, हेस्को और सेप्को तो इनकी तहवील में है ना, उधर इन्होंने कौन से तीर मार लिए? हल करके दे मसला, ये सिर्फ बातें करके ना ले ले तहवील में, देखे कितने दिन में लेते हैं। वो एक तरफ हो गई बात, लेकिन ये तो हो गई ज़बानी जमा खर्च करके चले जाते हैं। और आपको बताएं कि कराची के अवाम ने भी असद उमर की इस बात पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। जी बिल्कुल, वफाक के अंडर तो लेना चाहिए, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वफाक के अंडर आने के बाद भी के इलेक्ट्रिक हमारे साथ कोऑपरेट करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है। क्योंकि हर बंदा बोलता है कि हम लोड शेडिंग का जो है मसला हल करेंगे, जो भी आता है, जो भी नया जो बंदा आता है बोलता है लोड शेडिंग का मसला हल करेंगे, लेकिन हल होता ही नहीं है। वफाक कह रही है कि हम अपने हैंड ओवर ले रहे हैं, तो एक छोटी सी अर्ज़ है सर, पहले इसको सही कर लो, फिर अपने हैंड ओवर ले लो। जब तक आप इसका राइडर नहीं बदलोगे, इसका मैनेजमेंट चेंज नहीं होगी, तो ये सही नहीं होगी। लाजमी बात है मेरा भाई, अगर वफाक के पास ये चले जाए तो मसला ये हो कि लोग वफाक से पूछेगा, असम्बली में जवाब देना पड़ेगा, इसका जिम्मेवारी होगा। अवाम के लिए आसानी कुछ भी नहीं, लोड शेडिंग आज भी जारी है और आइंदा भी जारी रहेगी। इसका रद्द-ए-अमल हमें कोई ख़ास नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वफाक अगर अपने
अंडर ले रही है तो शायद अगर कोई अच्छी इसकी तजवीज़ निकाल लें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लोड शेडिंग तो कम करना है एक तरफ, वो हमारे लिए एक 50 रुपये कम नहीं कर सकते। गवर्नमेंट पहले से खुद हर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का ख़त्म है तो के इलेक्ट्रिक को वो खुद आके कैसे सही करेगा, जबकि वो खुद दूसरे चीज़ों को नेशनलाइज कर रहा है, वो दे रहा है प्राइवेट सेक्टर को। तो के इलेक्ट्रिक को लेकर वो अपने ऊपर एक और बोझ ला के रखेगा। और आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहरीक इंसाफ के बाद जमात इस्लामी ने भी धरने का ऐलान किया था। एक ऐसा इदारा है जिसने कराची के लोगों का जीना आराम कर दिया है। लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग, तेज मीटर का चलना, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं होती। हमारा मुतालबा अब तो सीधा सीधा ये है कि इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, इनका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, इनको जो है ना कटहरे में लाया जाए और देखा जाए कि किस किस पार्टी ने इनके साथ हिसाब किताब बनाया हुआ है। और वफाकी वजीर की यकीन दहानी पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज ख़त्म कर दिया था। उसके अलावा जमात इस्लामी ने भी लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ शारा फैसल पर दिया गया धरना भी 3 रोज़ का नोटिस देकर मुलतवी कर दिया। बातें बहुत हो रही हैं लेकिन कराची के आवाम को लोड शेडिंग से निजात कब मिलेगी ये कोई नहीं बता रहा। कराची में इस वक्त लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, इस तरह हम जायज़ा लेते हैं। एक तो हम आप सबसे कहेंगे कि आप हमें @जियो पाकिस्तान TV पर ट्वीट करके बताएं क्या आपको वाकई इस दफ़ा इजाफी बिल आपको लग रहा है, क्योंकि इंसान को पता लग जाता है कितना बिल आता है। महसूस हो रहा है कि ज्यादा बिल मौसूल हुए हैं और लोड शेडिंग आपके इलाके में हो रही है या नहीं हो रही है। अच्छा, सनोबिया चौधरी भी हमें बता रही है। ओवर टू यू सनोबिया। जी हाँ, बिल्कुल बात करें कराची में लोड शेडिंग की तो इस वक्त एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। कराची के वो एरियाज़ जो कि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना थे वहाँ पर भी तकरीबन 3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो 7.5 घंटों तक पहुँच चुका है। इन दिनों में हमने देखा था कि लॉकडाउन भी था, तातील भी थी, कराची का मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बिजली की बंदिश पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी क्योंकि बिजली की तलब भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन के इलेक्ट्रिक ने की जानिब से बिजली की बंदिश का सिलसिला जो है वो यूं ही जारी रहा। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट हुआ, जिनमें गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, शफैसल टाउन, मलिर सौदागरान सोसाइटी, ये तमाम इलाके थे जहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग की चीज़ें जो है वो रिपोर्ट हो रही थी। लेकिन आज भी अगर हम देखा जाए तो आज पहला वर्किंग डे है, आज पता चलेगा कि लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो कितना जाता है। इससे कबल हमने देखा था कि 10 से 12 घंटों तक भी लोड शेडिंग का दौरानिया गया था। वैसे तो सनोबिया के पीछे भी बड़ा ही अच्छा मुझे मौसम लग रहा था, लेकिन अच्छा ये मौसम वो है जो दूर से अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। आप इसमें यू स्टेप आउट और सर से पैर तक आप पसीने में शराबोर हो जाएंगे क्योंकि हब्स की इंतहाई शदीद कैफियत है। यू आर वेरी राइट अब्दुल्ला, लेकिन हम तो स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, लेट अस एंजॉय। ये भी देखने को नहीं मिलता है इधर। माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंजर है। अच्छा डोंट मेक फन, कम ऑन, चलेंगे तो विजुअल बड़ी खूबसूरत मंजर भी हम दिखा सकते हैं। आज तो बल्कि मैंने भी एक वीडियो बनाई है। मुश्किल काम होगा। खूबसूरत गलियां सड़कें इधर रहते हैं, हमें ये बात नहीं कर सकते, बिल्कुल हमारा शहर है। लेकिन कि सी व्यू वगैरह और जो ग्रीनरी जब धुल जाती है देन इट स्टार्ट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। ये लो देखो, अच्छा ही लग रहा है, बुरा तो नहीं लग रहा। और आज सुबह आते हुए मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, नॉट दैट आई कैन शो इट। कल मैंने लाहौर की एक वीडियो देखी। लाहौर में आपको पता है ना परसों रात और कल भी दिन बारिश होती रही है, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और किसी ने वीडियो लगाई हुई थी जिसमें फेज 5 की वो मेन जो सड़क है वो, और खूबसूरत उस पर वो खजूर के दरख्त हैं और वहाँ पे रेनबो निकली हुई है। तो हाँ, रेनबो भी कल बड़ी वैसे तस्वीरें शेयर हो रही थी लाहौर से, बिकॉज इट वाज ब्यूटीफुल ओवर देयर। बट एटलीस्ट चलो उसमें हम भी काउंट हो गए ना अब कराची वाले। बारिश तो हमारे यहाँ भी आ गई, उसके बाद क्या होता है इज अनदर स्टोरी, और उसके दौरान भी क्या हो रहा है वो तो हमने आपको दिखाई दिया है। होपफुली अगर बिजली बरकरार हो जाए ना तो फिर ज़रा चीज़ें मेरा ख्याल है कि बेहतर हो सकती हैं। क्या होता है कि आप बात ही कर रही हैं तो फिर अभी तो मैं तारीफें कर रही थी। ओके चलो ये भी हो रहा है, बेसिकली सब कुछ साथ साथ चल ही रहा है। ओवरऑल तमाम इलाकों का ये हाल है माशाल्लाह, चाहे आप किसी पॉश इलाके में रहते हो या फिर आप चाहे किसी नॉर्मल से इलाके में रहते हो, सब जगह यही हाल है। गटर उबले हुए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालों की सफाई कहीं नहीं हुई है। हाँ, लेकिन मुझे साथ ही एक और खबर भी याद आ गई जो आज हमने आप लोगों को बतानी है कि दुबई क्या चीज़ है जी। दुबई में एक आइलैंड बन रहा है, लेकिन अच्छा अभी मैं आपको बताऊंगी नहीं, लेकिन इट हैज़ गॉट टू डू विद बारिश। और कोरोना वायरस की हम बात करेंगे। बाय द वे हम आपको बता रहे थे, इनफैक्ट मैं हुमा से डिस्कस कर रहा था, और अभी भी हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि वाकई कोई सीरियस वबा है, और डरे हुए इतने हैं। चलें अगर मान भी रहे हैं तो डरे हुए इतने हैं कि इसी डर से टेस्ट वगैरह नहीं करा रहे कि कहीं
कोई डॉक्टर या टेस्ट वाले लैब वाले उन्हें अस्पताल में ना भेज देंगे, एज एन अस्पताल जाके बंद ना कर देंगे। अच्छा, लेकिन अब ऑर्डर आए ना। हाँ, मेरे डोमेस्टिक स्टाफ में एक लड़की को मुझे शुबा था, मैंने उसका टेस्ट वगैरह अरेंज कराया और उस लड़की के मियाँ ने टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। हालांकि मैंने कोरोना का टीका लगा देंगे और अस्पताल में बंद कर देंगे जबरदस्ती। सो दिस इज द सिचुएशन आउट देयर। अच्छा, ऑर्डर आए ना। अभी हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, डराना चाहते हैं कि कोरोना लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस के बायस घरों में स्क्रीन्स के सामने ही ज़्यादा वक्त गुजर रहा है बच्चों वगैरह का। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बच्चों की पर्टिकुलरली बीनाई मुतासिर हो रही है बरतानिया में और बड़ों की भी हो रही है। एक सर्वे हुआ है जिसके मुताबिक बरतानिया में हर 5 में से 1 शख्स की बीनाई लॉकडाउन के दौरान कमज़ोर हुई है और 2000 लोगों से किए गए सर्वे में 22% का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने अपनी आंखें चेक कराईं तो तस्दीक हुई कि उनकी नज़र मुतासिर हुई है। 42% ने कहा कि कंप्यूटर, मोबाइल या TV स्क्रीन की वजह से आंखों पर जोर बढ़ गया है। अच्छा जी, माहिर अमराज आंखों के डॉक्टर नुमान हाशमानी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे पूछेंगे सबसे पहले तो कि इस चीज़ का खदशा तो था कि लॉकडाउन में टीवी और मोबाइल स्क्रीन जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर ऑनलाइन क्लासेस और दफ्तर जो सारी मीटिंग्स वगैरह हैं वो भी ऑब्वियसली स्टार्ट हो गई, तो स्क्रीन और ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम हो गया। तो स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल आंखों पर क्या असर डाल सकता है, और अभी तो ये बात चलेगी ज़रा। फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये जो सवाल है ये बहुत अहम है। इनफैक्ट इस पे हम लोग लॉकडाउन से पहले से थोड़ा सा काम कर रहे थे कि स्क्रीन का इफेक्ट हमारी विजन पे क्या करता है, काम करता है, ठीक है। तो देयर सेवरल थिंग्स जो स्क्रीन एक आंख के ऊपर करती है। बिकॉज हम मीटिंग्स के बारे में बात कर रहे थे तो अडल्ट पहले कवर कर रहे थे, तो आपकी आंख के आगे एक लेयर होती है जिसका नाम होता है टीयर्स, आपकी आंसू की लेयर्स होती है वो। तो ओवर टाइम आप जब एक्सेसिव स्क्रीन यूज़ करते हैं, ब्लिंक करना भूल जाते हैं और हमारे इन्वायरमेंट जो है, जो पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, उसको हम थोड़ा सा टेक इनटू अकाउंट करते हैं। तो वीव सीन, हमारी एक स्टडी अभी पब्लिश होने वाली है जिसने ये बताया है कि इवन इन यंग पीपल जो 27 साल 28 साल के लोग हैं, उनमें अराउंड 60% ऑफ पेशेंट्स हैव ड्राई आई सिंड्रोम। और ड्राई आई सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि आपकी जो आगे वाली जो आंसू की लेयर है उसमें कमी हो जाती है। तो उसमें ना सिर्फ आपको अपने विजन प्रॉब्लम्स दिखेंगे, आपको खटक महसूस होगी, चुभन महसूस होगी, जो बहुत लोग आके हमें कंप्लेन करते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट्स हैं, अलग ट्रीटमेंट्स हैं, बट ये एक बहुत ही इनकम्पसिंग और दूसरी तरह अच्छा, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि बरतानिया से रिपोर्ट सामने आई है कि लॉकडाउन के दिनों में लोगों की बीनाई मुतासर होने की शरह काफ़ी बढ़ गई है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल होगी अगर वाकई जायजा लिया जाए तो? लॉकडाउन की वजह से एग्जैजरेट हुआ है, बट हमने ये लॉकडाउन से पहले से ये चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ड्राई आई सिंड्रोम ओवर 60% ऑफ पेशेंट्स इवन बिफोर लॉकडाउन था। तो आपको ये प्रॉब्लम ऑलरेडी था, बट बिकॉज आप बाहर थोड़ा सा जा रहे थे, आपको थोड़ा सा वो दिख रहा था, तो इतना आपको महसूस नहीं हो रहा था। बट ये एक्सट्रीमली कॉमन डिसऑर्डर है, और यस, ये आपकी विजन को मुतासर कर सकता है टेम्परेरीली, एंड आपकी लाइफस्टाइल को बहुत ही ख़राब कर सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब कर सकता है। तो यस, ये एक प्रॉब्लम है हमारे डिजिटल फ्रंटियर पे, और इसको हमें टैकल करना आना चाहिए फ्रॉम अ पेशेंट पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ डॉक्टर पर्सपेक्टिव। डॉक्टर नुमान हाशमानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और लोगों को मैं यही कहूँगी कि आप अपना स्क्रीन टाइम जो है वो बिल्कुल बड़ा स्ट्रिक्टली उसको मैनेज करें। अच्छा जी, कोरोना डायरीज आपको पता है हमारा बड़ा पसंद किया जाने वाला सेगमेंट है। बहुत सी आम शख्सियात, गुलकार, अदाकार और सियासतदानों से हम आपकी मुलाकात करा चुके हैं। हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस रहा है कोरोना में। किसी को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स थे, किसी को अस्पताल तक जाना पड़ा था और किसी को बिल्कुल सिम्टम्स महसूस नहीं हुए। तो आज के हमारे मेहमान होंगे बिलाल मकसूद। उनसे पूछेंगे कि क्या वो अकेले थे आइसोलेशन में या उनके दीगर फैमिली मेम्बर्स को भी कोरोना ने मुतासर किया। अच्छा, लेकिन बिलाल से पहले हम एक और चीज़ भी दिखाना चाहते हैं। बिलाल से तो हमने लंबी चौड़ी बातें करनी है, लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। कराची की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो इस बदकिस्मत शहर की लावारसी की एक मिसाल है। ये लीजिएगा, मतलब कि लिटरली जिसको मैं कहती हूँ ना अब्दुल्ला, 2 रुपए की बारिश होना और करोड़ों का आगे नुकसान होना, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट इवन देयर। आई वुडंट इवन से कि जी वीक है, सोचा ही नहीं गया। ये जो हालात हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, इतनी बारिश नहीं हुई, देख के लगता है कि जैसे सैलाब आ गया। अगर मतलब है कि वाकई किसी ने सही कहा हुआ था, ट्विटर पे मैंने पढ़ा था
था कि अगर कराची में लाहौर जितनी बारिश हो जाए तो सारी की सारी सिंध गवर्नमेंट और यहाँ जो ज़िलाई हुकूमत है ना, जो शहरी हुकूमत है, सब डूब जाएं। और जो हाल होता है इस शहर का बारिश के बाद सबको डूब ही जाना चाहिए। कराची का इलाका, ये जिला मलीर का इलाका है और फ्यूचर कॉलोनी माशाल्लाह। आयरनी चेक करें कि आप इसका नाम है फ्यूचर कॉलोनी, अल्लाह ना करे कि हमारा ये फ्यूचर कॉलोनी, जहाँ प्रेजेंट ये होगा तो फ्यूचर नो। हाँ, अफसोस की बात यह है कि इस इलाके से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जमील अहमद खान रुकन सिंध असम्बली हैं और PPP रुकन सिंध असम्बली हैं, PPP के सलीम बलोच और बल्दियाती नुमाइंदे हैं मुस्लिम लीग नून के, यानी कि 3 बड़ी सियासी जमातें इस इलाके की स्टेक होल्डर्स हैं। बल्दियाती नुमाइंदे का ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से, रुकन सिंध असम्बली का ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और माशाल्लाह पीछे आपको एक सियासी परचम भी नजर आ रहा है लगा। जो लोग रहते हैं बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है, उन्होंने एहतजाज करने के लिए तीनों पार्टियों के झंडे लगा दिए। आपको नजर एक आ रहा है प्रोमिनेंटली, एक्चुअली तीनों लगे हुए हैं अगर जूम करें तो। और ये एहतजाज कर रहे हैं कि क्या फ़ायदा, और एक्चुअली ये क्या एहतजाज करें, हम सारों को एहतजाज करना चाहिए। क्या फ़ायदा आपको वोट देने का जब हालत यही होनी है। और दिस इज़ जस्ट लिटिल एग्जाम्पल जो दिखा रहे हैं, अदरवाइज़ आपको पता है ना वो जगह भी होती हैं जहाँ अपने सियासी नुमाइंदों को लिटरली 4 सालों में एक दफ़ा देखा जाता है जब वो वोट लेने आते हैं, उसके बाद वो रुख नहीं करते उस जगह का। माशाल्लाह ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं माशाल्लाह, कराची में तो और ही ज़्यादा भरी पड़ी हैं। कितने ही इतने ऐसे MNAs हैं कराची के जो इलेक्शन के बाद अपने इलाके का जिन्होंने रुख नहीं किया। एक्चुअली दिस क्वाइट अ नंबर ऑफ देम जिनको अपने इलाके से कोई वाकफियत भी नहीं है। हाँ, दे आर नॉट इवन फ्रॉम देयर, तो उनका नाम आ जाता है, उधर से खड़े हो जाते हैं। लेकिन ऑनेस्टली द टाइम इज़ हाई नाउ कि अब दे शुड बी टेकन टू टास्क, दे शुड बी आंसरेबल के वोट लेने तो पहुंच जाते हैं और तब फंड्स भी निकल आते हैं जो भी करवाना होता है, उसके बाद क्या होता है, किधर गायब होते हैं। अच्छा जी, बैक टू बिलाल मकसूद, फ्यूचर कॉलोनी। अच्छा जी, अभी ज़रा हम जाएंगे अपनी कोरोना डायरीज के सेगमेंट पे। कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों में मारूफ गुलकार बिलाल मकसूद भी शामिल हैं जिन्होंने कामयाबी के साथ इस बीमारी को शिकस्त दी है। लॉकडाउन में क्या करते रहे हैं, बहुत सी दिलचस्प सरगर्मियाँ तो इन्होंने अपलोड की हैं, वो हम देखते भी रहे हैं, इनफैक्ट आपको भी दिखाते रहे हैं। तो बिलाल से पूछते हैं कि हाउ इज़ ही डूइंग नाउ, और क्या वो अकेले ही बीमार थे या घर में और लोगों को भी इस वायरस ने मुतासिर किया है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? और हमारा पहला सवाल यही होता है कि अब आपकी तबीयत सेहत कैसी है? बहुत से एसिम्प्टोमेटिक लोगों को भी ज़रा कमज़ोरी, नकाहत, लताजी होती है, तो वो भी बता दीजिए। और घर में सब क्या सेफ थे या और लोगों को भी इन्फेक्ट किया था कोविड ने? आपकी आवाज़ काफ़ी ब्रेक हो रही है, लेकिन मैं समझ गया हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं अच्छा बिलाल, इंटरेस्टिंगली आपकी भी आवाज़ हमें नहीं आ रही, तो लिहाजा तो हम जरा इसको कनेक्शन को जरा रीएस्टैब्लिश करते हैं। अच्छा, एक दफ़ा दोबारा से, अब दोबारा से बताइएगा, आप जरा शुरू कीजिए जी, अपनी खैर खबर से स्टार्ट करें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। और इससे बाहर निकले हुए मुझे कोई 2-3 हफ्ते हो चुके हैं और अब बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और जब मैं कोरोना में था उस वक्त भी इतना बुरा हाल नहीं था मेरा। मुझे 2-2.5 दिन बुखार रहा और उसके बाद 1-2 दिन फटीग चलती रही, लेकिन फिर मैं एसिम्प्टोमेटिक हो गया और अगले कोई 10-12 दिन मैं कमरे में तो था लेकिन मज़ा कर रहा था, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ रहा था, सारे काम मेरे होए जा रहे थे, खाना कमरे में आ रहा था, बर्तन भी धोने पड़ रहे थे, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था, तो मज़े से वक्त गुजर गया। ज़बरदस्त, ये तो बड़े आप लकी रहे। एक्चुअली अपने आप को भी मैं लकी ही इन अ सेंस समझती हूँ क्योंकि मैं भी एसिम्प्टोमेटिक रही हूँ थ्रू आउट माई एक्सपीरियंस, एक्सेप्ट कि सारा काम जो था जो आपके लिए हो रहा था वो मुझे करना पड़ा क्योंकि इनके घर में बाकी सब बीमार थे। और आपके घर में बाकियों की सूरत हाल क्या रही? आप सिर्फ अकेले इन्फेक्ट हुए या फिर फैमिली के और मेम्बर्स भी मुतासर थे इस वायरस से? नहीं, असल में हमने इसको हम तक परेशान नहीं हुए। जब मुझे हुआ तो मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे घर में थे और उन्होंने कहा कि हम इसको लाइटली लेना है और हमें अपने सर पे ये वहशत नहीं तारी करनी कि ये क्या हो गया, क्योंकि अगर होना है तो हो जाएगा, सबको नहीं होना तो नहीं होगा। तो मैं कमरे में होता था तो मेरे सामने मेरे अगर बच्चे बैठे हैं, मेरी बीवी थोड़ा दूर बैठी है, लेकिन उस कमरे में लोगों का आना जाना रहा। अम्मी अब्बा का आना बिल्कुल हमारे घर में बंद था, वो 2 हफ्ते नहीं आए, हम 2 हफ्ते उनको हम नहीं मिले। लेकिन मैं जब खाना खाता था तो
कभी कमरे में, कभी मैं दिल चाहता था तो मैं डाइनिंग टेबल पर जाके खा लेता था और थोड़ा दूर बैठ जाता था, लेकिन हमने इस चीज़ को मतलब उतना परेशान नहीं हुए, सर पे सवार नहीं किया आपने। जी जी बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। बट यू डू रियलाइज बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल वाचिंग अस बिलाल, हर केस डिफरेंट होता है, बिकॉज कुछ को तो बल्कि ज़्यादातर को तो एडवाइस किया जाता है कि बिल्कुल आप अपने आइसोलेशन में चल जाए, खासतौर पे जब घरों में, और ख़ासतौर पे यू वेरी राइट अब्दुल्ला, और ख़ासतौर पे जब घर में बुजुर्ग भी हों, यू नो सारे इकट्ठे रहते हों, तो फिर बड़ा ये एडवाइस किया जाता है। तो लिहाजा मैं चाहती हूँ कि लोग कहीं इसको मिसअंडरस्टैंड ना कर लें कि इट्स ओके टू बी आउट एंड अबाउट। बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर मुझे खांसी होती और मेरे सिम्टम्स थोड़े सिवियर होते तो ऑब्वियसली हमारा रिएक्शन ये ना होता। मुझे खांसी नहीं थी, मुझे मतलब कि जो सेंस ऑफ स्मेल वाला इशू होता है वो नहीं था, मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई इशू नहीं था, मेरे सर में भी दर्द नहीं था, बस एक सिम्टम था जो कि बड़ा स्ट्रेंज था, और मैंने जब बाद में किसी और से बात की तो उनको भी यही 3 सिम्टम्स थे। एक तो था बुखार, एक थी फटीग, और एक आपकी हील्स में दर्द होता था रात में सोते हुए। तो हील्स में और पैरों में, और मुझे भी होता था, और उन साहब ने कहा कि मेरे भी एग्जैक्टली यही सिम्टम, और कुछ भी सिम्टम नहीं था। रात में हम उठ जाते थे, मतलब कि मैं उठ जाता था, वो भी उठ जाते थे, कहते थे कि सोया नहीं जाता था, इतना दर्द हो रहा होता था। बस ये टोटली एक्चुअली अंडरस्टैंड। कितने लोगों से हमने कोरोना डायरीज में भी बात की है, कानों में दर्द था, कानों में भी दर्द, मेरी मदर को खास तौर पे बड़ी ऑड जगह पे कान के पीछे 1 और 2-3 दिन दर्द हो रहा और फिर बिल्कुल गायब हो गया, जैसे होता ही नहीं था। इसलिए यस यू आर राइट, बड़ी स्ट्रेंज तरीकों से लोगों को ये इफेक्ट कर रहा है कोरोना जिनको होता है। बिलाल, यू हैव बीन वेरी एक्टिव इन योर क्वारंटीन, हमने देखा है आप आइसोलेशन में, इवन बिफोर यू कॉन्ट्रैक्टेड इट योरसेल्फ, उससे पहले भी हम देख रहे थे। दिस इज अ बिट ऑफ ए चेंज हमें लगा, क्योंकि आपको पहले हमने इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव, शायद मे बी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इतना एक्टिव देखा नहीं। जितनी इंटरेक्शन रही आपकी आपके फैंस के साथ, दैट वाज आल्सो रिफ्रेशिंगली यू नो न्यू एज वेल। तो व्हाट चेंज्ड, ये किस तरह आपको ख्याल आया कि यू नो आई बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर डेकेड्स नाउ, और थोड़ी सी अब हेलो हाय होनी चाहिए, इंटरेक्शन होनी चाहिए? मुझे खुद नहीं पता एक्चुअली। मैं वैसे तबीयतन बहुत खामोश इंसान हूँ। अगर आप स्ट्रिंग्स की हिस्ट्री में देखें, हमने जितने कॉन्सर्ट्स किए हैं, मैं स्टेज पे कभी बोलता नहीं हूँ। माइक पे शायद 1 या 2 इंस्टेंसेस ऐसे होंगे जहाँ पे मैंने स्टेज पे बात की है, अदरवाइज मुझसे बात नहीं की जाती। और मैं, अगर कितने लोगों ने मुझसे कहा कि आप लाइव आए इंस्टाग्राम पे, मुझसे वो भी नहीं हुआ जाता। लेकिन ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ये पता नहीं क्या है, शायद एक अंदर एक चीज़ है जिसमें मुझे उस तरह लाइव इंटरैक्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन वो सब चीज़ें मैं कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। और ये मुझे इस वक्त आपसे बात करते हुए भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मुझे बोलने में मज़ा नहीं आता, मुझे बोलने में डर लगता है। और लेकिन गाने बनाना मेरा काम है, और ये अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे दिमाग में रोज़ गाने आ रहे होते हैं, और अभी तक हम गानों को परफेक्ट करके रिकॉर्ड करके हम प्रेजेंट करते थे। लेकिन इंस्टाग्राम में मुझे इस चीज़ में मज़ा आ रहा है कि आपको चीज़ें परफेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, और आपकी ऑडियंस सामने बैठी हुई है और सुनना चाह रही है कि वो गाने का प्रोसेस क्या है, कहाँ पहुँचते हैं। अब कितने दिन हम इस ज़माने के बाद, अब आज ये बीमारी आई है, कल एक और बीमारी आएगी, दुनिया चेंज होती जा रही है, इंडस्ट्री चेंज होती जा रही है। अब वो सिस्टम के गाने बनेंगे और वीडियोस बनेंगे और कॉन्सर्ट्स होंगे, वो कहाँ तक चलता है ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये एक विंडो खुली है जहाँ पे लोग सुनना चाह रहे हैं, और आपके पास कुछ है जो आप उनको सुना सकते हैं, और वो इंटरेक्शन बड़े मज़े का है, एटलीस्ट मेरे लिए। वो जो रिएक्शन मिलता है, और हम सबके लिए बड़ा मज़े का है, क्योंकि आपने जो भी बनाया वो हम सब ने बड़ा एंजॉय किया। आपने यहाँ तक कि पेंटिंग भी जब की तो वो भी हमने बड़ा एंजॉय किया, और हमारे लिए बड़ा सरप्राइज था वो। बिल्कुल, आपके बाकी जो हुनर है, ऑब्वियसली एक फैमिली तो आपकी लेगेसी चलती आ रही है, लेकिन आपको भी इस किस्म की चीज़ें करते हुए देखा, तो उसमें 2-4 चीज़ें हम मेंशन कर दें। एक तो आप अपने फैंस के नाम बड़े अच्छे कैलीग्राफी का आप वो कर रहे थे, एंड यू वर पुटिंग
कॉलिंग देम अप। इनफैक्ट आई मस्ट कन्फेस कि मेरे हस्बैंड ने भी 2-4 बार आपको लिखा, लेकिन उनका नाम कभी आया नहीं बीच में, तो हम आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे लेटर। बट यू डिड दैट अ लॉट। आपका दूसरा साइड जो है आपके आर्ट का, आपके टैलेंट का, वो बड़ा नुमाया हुआ। तो दिस वाज अ really unaware of. और ख़ास तौर पे एक आपने ड्राइंग की जो कि दोनों हाथों से आपने की, विच वॉज वेरी काइंड ऑफ एन आई ओपनर, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये एक नई साइड आपकी आपके मद्दाहों को नजर आई। ये मैं आपको बताऊं, ये जो एक तो कैलीग्राफी है, ये मैं हमेशा से सोचता था और मैंने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है कि मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि लोग नाम भेज रहे होते हैं और मुझे समझे 10, 12, 15 सेकंड में उनका नाम लिख के एक अलग तरह से मैं उनको दे रहा होता हूँ। तो एक वक्त में 100, 200 एक सिटिंग में ये सारे नाम मैं लिखता हूँ। तो मैं इस चीज़ को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ और इसको किसी और मीडियम में ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ। तो उस तरह मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है और लोगों को भी मज़ा आ रहा है। और आपके हस्बैंड के लिए आप मुझे अभी बता दीजिएगा, मैं मुर्तज़ा उनका नाम है तो वो आप लिख के भेज दीजिएगा। अच्छा बिलाल, सब लोगों का अपना कोई एक्सपीरियंस रहा है इस कोरोना की वबा के दौरान, चाहे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की हो या ना की हो, लेकिन ज़ाहिर है लॉकडाउन में हमें बहुत से एहसास हुए हैं। जिन चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड लिया करते थे, जिन रिश्तों को हम वक्त नहीं दिया करते थे, उनकी भी कदर हुई है। उन चीज़ों का भी एहसास हुआ है कि जनाब दीज थिंग्स आर नॉट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या बॉन्ड मजबूत हुआ अपने बच्चों के साथ, अपनी बेगम के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने दोस्तों के साथ? हालांकि फ़िज़िकल इंटरेक्शन कम था इन दिनों, उसके बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि मैं घर में ही ज़्यादातर रहता हूँ। आपने मुझे कहीं किसी पार्टीज़ में कहीं नहीं देखा होगा। मेरा काम होता है, अगर कॉन्सर्ट्स हैं, म्यूज़िक बना रहा हूँ, स्टूडियो में हूँ, उसके बाद घर पे ही होता हूँ। अगर छुट्टियाँ हैं तो घर पे ही होता हूँ। बच्चों के साथ मेरा बॉन्ड अल्लाह का शुक्र है हमेशा से काफ़ी क्लोज़ रहा है। और मेरा मेरे वालिद के साथ था बचपन से, हम पक्के दोस्त थे, अभी भी हैं। और वो सारे जोक्स जो हम कॉलेज में दोस्तों के साथ करते थे, मैं अपने अब्बा के साथ भी कर सकता हूँ। स्पीकिंग ऑफ विच बिलाल, यहाँ मैं आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ देयर, लेकिन आप वालिद साहब का जिक्र कर रहे हैं तो आई हैव टू मेंशन दिस कि आपने बहुत सी अपनी IGTV जो वीडियोस लगाई हुई है वालिद साहब के साथ, मतलब बड़ी बोल्ड हैं कॉन्वर्सेशन में, विच इज़ अ ग्रेट रिलेशनशिप। बट आई एम वेरी टेम्प्टेड टू आस्क, क्योंकि आपको मतलब ऑनलाइन अगर आप ये कॉन्वर्सेशंस डाल दें, विच इज़ ऑल्सो द ट्रूथ, आप कराची के पुराने वक्तों का पूछ रहे हैं एंड ऑल दैट मेक्स परफेक्ट सेंस, लेकिन थोड़ा सा खौफ आता है एज अ पब्लिक फिगर कि कोई बैकलैश ना आए, क्योंकि ख़वातीन आर्टिस्ट पे ऐसी बातें करने पे बड़ा बैकलैश आ जाता है फॉर सम ऑड रीज़न। सॉरी, आपकी लाइन बीच में ख़राब हो गई। एग्जैक्ट क्या सवाल था? जी बस द वीडियोस दैट यू हैव पुट अप, अपनी कॉन्वर्सेशन जो आपने अपने वालिद साहब के साथ की हुई है कराची के पुराने वक्तों की, और बड़ी आज़ादी होती थी एंड ऑल दैट, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग यू कि आप बैकलैश आपको इस पे मिलती है कि शायद आप मतलब व्हाट काइंड ऑफ यू नो रिस्पॉन्स डू यू गेट? आपको पता है हम तैयार थे बैकलैश के लिए, और क्योंकि एक दफ़ा थोड़ी देर पहले की बात है कि अब्बा ने मतलब हम लोगों ने एक YouTube का चैनल स्टार्ट किया था अनवर नामा के नाम से। उस पर उन्होंने एक जोक किया था जो कि हमेशा से करते आए, वो जोक ऐसी बात नहीं थी, लेकिन लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं अब। तो वो चला गया, ज़रा सा रेसिस्ट एंगल ले लिया था उसने। तो ऐसी कोई बुरी बात भी नहीं थी, लेकिन लोग बुरा मान गए। फिर अब्बा को ऑन एयर आकर सॉरी कहना पड़ा ना कि ये वक्त आ गया है। लेकिन ये जो चीज़ें थी ये फैक्ट्स थे, इसमें कोई जोक नहीं था, कोई कहानी नहीं थी। ये जो कराची के किस्से थे, जो चीज़ें थी, ये तो थी और हर कोई इस वक्त से गुजरा है और कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। और तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हैं और लोग बात नहीं करते। तो मैंने अब्बा से कहा, अब्बा हमें इसकी बात करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग जो यंगस्टर्स हैं, जो बड़े हो रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि हम क्या थे, कहाँ गए, कैसे आए, अब क्या हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें किसी ना किसी तरह उनको बताना ज़रूरी है।
बिल्कुल अपनी हिस्ट्री छुपा के कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि हम बहुत सी दफ़ा हम यही देखते रहे हैं कि हम अपने नौजवानों से असल हक़ाइक़ माज़ी के छुपाते हैं। अच्छा बिलाल, हम आपसे रिक्वेस्ट ही करेंगे आपके, वैसे तो हम इंस्टाग्राम पे वो जो रॉ म्यूज़िक के वर्जन हैं वो सुनते रहे हैं, अनप्लग्ड वर्जन सुनते रहे हैं, तो इफ़ यू वुड बी काइंड इनफ कि आप हमें अभी कुछ सुना दें, चाहे जो नई चीज़ें बनाई हैं आपने वालिद साहब का कलाम, हाँ बस थोड़ा सा कुछ भी गुनगुना सा दें हमारे लिए। नई जो है वो तो मैं भूल जाता हूँ, चलिए कोई बात नहीं, मैं एक दिन में भूल जाता हूँ, क्योंकि वो उसी दिन बनती हैं, उसी दिन रिकॉर्ड होती हैं और चली जाती हैं, फिर मैं दोबारा सुनता भी नहीं हूँ जब तक कि ज़रूरत ना पड़े दोबारा सुनने की। अब जैसे अब हम गाने बनाएंगे, फाइनल करेंगे, तो ये वो ट्रेजर चेस्ट खुलेगा, उसमें से चीज़ें निकलेंगी और फिर हम पिक एंड चूज़ करेंगे कि असल में कौन सा आगे जाना चाहिए। तो क्या सुनाऊँ मैं, चलें कुछ भी आपको बताएं कि नैब के तरीक़ेकार की कारकर्दगी पर कोई भी खुश नहीं। और अच्छा, अभी आप कुर्बानी के बकरे की बात कर रही थी और साथ ही कुर्बानी के बकरे के बाद आपको नैब कवानीन में तब्दीली याद आ रही है। आपको पता है ना, तो कुछ लिंक है, हम लिंक कर लेते होते हैं ना। अच्छा जी, हत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और नैब कवानीन पर PTI समेत दीगर सियासी जमातों की शिकायत भी किसी से ढकी छुपी नहीं। फिर भी नैब कवानीन में तब्दीली के लिए कोई पेशरफ्त नजर नहीं आती। हुकूमत और अपोजिशन में इस सिलसिले में एक डेडलॉक है। अच्छा जी, बिल्कुल। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फवाद साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अच्छा, यहाँ से बात शुरू कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझती है, क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए, क्या प्रपोज्ड चेंजेस हैं आपके पास नैब के कवानीन में? अच्छा, वी आर गोइंग टू ट्राई टू गेट इन टच विद फवाद चौधरी साहब, जो कि रब्ता जो है मुनक़ता हो गया। लेकिन अब्दुल्ला, आपके पास भी कोई सजेशंस हैं? लेकिन बात आपने सही किया, बिकॉज इन प्रिंसिपल एवरीबडी इज़ इन अग्रीमेंट कि नैब की कवानीन जो हैं वो जो हुकूमत में होता है, समहाउ लगता ये है कि फेवर उस तरफ जा रही है। और इनफैक्ट PMLN ने तो ये भी, और जैसे हुकूमत खत्म होती है तो सारे अगेंस्ट हो जाते हैं, बिकॉज वी हैव सीन इट इन द पास्ट एज वेल। तो लिहाजा दिस इज नॉट अगेंस्ट PTI और एनीथिंग, हुकूमत के अगेंस्ट नहीं है ये बात। जैसे कहते हैं ना, हाँ, रिग्रेट ही है कि भाई PMLN इस वक्त खुद ये कह रहे हैं, इस टाइम मुझे कुछ पछतावे का इजहार जो है वो मुस्लिम लीग नून भी कर चुकी है कि उन्हें शायद अपने वक्त में तब्दीली कर लेनी चाहिए थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड नज़र आती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और तो और ये सारे तो हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी नैब की कारकर्दगी पर कुछ क्वेश्चंस हैं। तो अगर सारी इन एग्रीमेंट हैं तो अब्दुल्ला, कैन आई जस्ट से दिस इज अ रेयर मोमेंट कि सारे अग्रीमेंट में हो किसी चीज़ के लिए। इन एनी केस वी आर गोइंग टू वेट फॉर फवाद चौधरी साहब, वरना आपस में हम क्या दोनों बातें करेंगे। पूछना तो उनसे है। लेट अस मूव फॉरवर्ड और फिर वापस आ जाएंगे इस बात पे। आपको बताएं कि बड़े कोरोना की वजह से दुनिया में बड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, हाउ टू डील विद इट। एक एक्सपेरिमेंट जो कि दुनिया ने बड़ा वेट किया टू सी हाउ इट्स गोइंग टू कम आउट, वो इतना अच्छा साबित नहीं हुआ। स्वीडन की हम बात कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में मईशत को पहली तरजीह बनाना बहुत महंगा पड़ गया। ना मईशत बच रही है और ना ही इंसानी जाने। स्वीडन की कोरोना पॉलिसी दुनिया के सामने एक भयानक मिसाल बनकर सामने आई है और अब वहाँ शरह अमवात इंतहाई बुलंद होने पर स्वीडन के वजीर आज़म ने इसका नोटिस ले लिया है और पब्लिक इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। स्वीडन में हलाकतों की तादाद फीकस के तनासब से देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है। स्वीडन के बरक्स इसके हमसाया मुल्क यूरोपीय ममालिक में यह शरह बहुत कम रही है, क्योंकि उन्होंने सख्त लॉकडाउन किया था। उसके बरक्स स्वीडन में रेस्टोरेंट्स, क्लब, तालीमी इदारे सब खुले रहे। इसके बावजूद स्वीडन की मईशत को सख्त झटका पहुंचा। अब एक कमीशन बनाया गया है जो मालूम करेगा कि स्वीडन में वायरस कैसे आया, कैसे फैला और हुकूमत और दीगर इदारों का क्या किरदार रहा। क्योंकि पहले भी ये सवाल किया जा रहा था कि ये हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे कि जी सब कुछ खोल दो एंड लेट्स सी कि किसको लगेगा किसको नहीं, और उसके बाद फिर आप टफन अप होते जाएंगे, यू विल बी एबल टू रेजिस्ट इट। अपीयरेंटली इट डिड नॉट वर्क वेरी वेल फॉर देम। वर्क एट ऑल। और एक और भी रिसर्च सामने आ रही है जहां हर्ड इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं। एक कुछ नई रिसर्चर्स ये बता रही हैं कि एंटीबॉडीज जो हैं वो अगर बन जाएं तो 3 महीने 3.5 महीने बास केसेस में इससे भी कम सर्वाइव कर रही हैं। तो ये हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो नहीं सकती। इट इज़ नॉट लाइक हेपेटाइटिस ए कि आपको एंटीबॉडीज बनी रहेंगी या हेपेटाइटिस बी की एंटीबॉडीज बनी रहेंगी और फिर बहुत रीअकरेंस के चांसेस बहुत कम है। कोरोना की अभी आपको पता है, अभी तो दुनिया इस बारे में सीख रही है, पढ़ रही है, रिसर्चेस हो रही हैं, तो देयर आर चांसेस ऑफ रीअकरेंस आफ्टर अ फ्यू वीक्स, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। तो
अच्छा नहीं डरा रहा, तो हर्ड अभी भी रिसर्च है, अभी मैं कोई हतमी बात नहीं कर रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई हैव रेड एज़ वेल। केसेस नहीं आए, और बाय द वे जो केसेस अभी सामने भी आए हैं रीइंफेक्शन केसेस के नहीं आए हैं, ठीक है। जो केसेस सामने आए उसमें भी टेस्टिंग में कुछ मसला आया था, लेकिन अब लोग ये रिसर्च करके कह रहे हैं कि मे बी अ फ्यू वीक्स डाउन द ईयर, अ फ्यू मंथ्स डाउन द ईयर एंटीबॉडीज डाई आउट होना शुरू हो जाए, तो ये हर्ड इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर नेगेट हो जाएगा। अच्छा, बातें तो ये भी हो रही है कि जिनको सिम्टम्स नहीं होते वो उनकी एंटीबॉडीज भी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं। अच्छा सॉरी, आई थॉट उनकी दिमागी हालत कुछ मुतासर होती है। मैं बात ही नहीं कर रही। और हम हैप्पी बिलेटेड बर्थडे कहना चाहते हैं मलाला को। वैसे बिलेटेड क्यों? आज नहीं है, आज है कि 2 दिन से लोग विश कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली कब थी फिर? आई डोंट नो एग्जैक्टली कब थी, ठीक है, लेकिन नहीं आज नहीं है, कल थी ना। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे एंड मलाला हैज टर्न्ड 23 और पूरी कौम को आपको पे फख्र है और इसी तरह करती रहें अच्छे काम जो आप कर रही हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, टाइम बड़ा कम रह गया और एक और खबर, और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की कमीशन लेने की वीडियो लीक होने पर छुट्टी कर दी गई है और तहरीक इंसाफ ने अच्छी मिसाल काम की है, लेकिन ये काफ़ी नहीं। मालम जब्बा सुनामी ट्री मंसूबे और BRT जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के मामलात भी पूरी तरह शफाफ नहीं है, यहाँ भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक मुशीर इत्तलात अजमल वजीर का कहना है कि उनके खिलाफ मनगढ़ंत ऑडियो तैयार कराई गई। डिस्कशन हो रही और उस डिस्कशन में वो सारी चीज़ों पे कट करके लगा के वो चीज़ कि मुझसे आप एक सवाल करते हैं, सवाल आप कुछ करें, जो मैं जवाब दे रहा हूँ उसको आप एडिट करके, और वो जो आपने पहले सवाल किया है या कोई और बात आपने की है उस कॉन्टेक्स्ट में आप उस चीज़ को उसके साथ लगा लें। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शबली फराज वाज़ेह कर रहे हैं कि हुकूमत की वज़ीरों पर कड़ी नज़र है, इमरान खान की जानिब से किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी। मीडिया की जो इत्तलात हैं जिसमें कि जो हमारे उधर उसके स्पोक्स पर्सन थे उनको हटा दिया गया है, हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई भी ज़रा भर भी उसको वो नहीं मिलेगी, छूट नहीं मिलेगी। जो वज़रा हैं, जो हुकूमती कारिंदे हैं, उन सब पे एक कड़ी नज़र रखी जाएगी और जो भी ज़रा जिस पे थोड़ा भी साबित हो जाए हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। बड़ा अच्छा इख्तिताम है और ये मिसाल यकीनन कायम की गई है, इसकी तारीफ भी की जानी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, और यही जो मॉडल है वो और बड़ी चीज़ें जिनकी तहकीकात होनी चाहिए उस पर लगाना चाहिए। सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफजई हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। यूसुफजई साहब, अजमल वज़ीर की एक ऑडियो टेप सामने आने के बाद उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। जाहिर है कि अब तफ्तीश भी होगी इस चीज़ की, इतना ही तो नहीं छोड़ देंगे। तहरीक इंसाफ ने खुद ये काम किया है, अच्छी बात है। क्या अजमल वज़ीर के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी भी हम एक्सपेक्ट करें कि ऐसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर है अजमल वज़ीर की जो ऑडियो लीक हुई है उसके बाद गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि उनको बिल्कुल सफाई का मौका दिया जा रहा है, और यही जो फ्रेंसिक उनकी जो ऑडियो की वो हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला पूरा मौका दिया गया है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। और दूसरी कि देखिए, ये तो एक अच्छी बात है, एक अच्छी रिवायत है कि गवर्नमेंट खुद जो है इस तरह के एक्शन लेती है, और जैसे वीडियो लीक हुई है हुकूमत ने ये एक्शन लिया है, और हम चाहते हैं कि जो भी जितने भी हमारे महकमे हैं, चाहे वो सूबाई हैं चाहे वफाकी हैं, अगर कोई इस तरह की बात है तो अच्छा सर ये बताइएगा कि करप्शन के इल्ज़ाम पर किसी को ओहदे से हटा देना यकीनन बड़ा ऐसा इक़दाम है, अहम कदम है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में BRT है, मालम जब्बा है, बिलियन ट्री सुनामी जैसे मनसूबों में करप्शन के इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं, तो वहाँ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, पसंद नापसंद मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने BRT की बात की, आपने मालम जब्बा की बात की, और आपने तो इसी बिलियन ट्री सुनामी की बात की। अपोजिशन बात तो करती है और मीडिया पे भी अक्सर आता है, जब वो मैं देखता हूँ कहते हैं जी बिलियन ट्री सुनामी में करप्शन हुई है, तो बिलियन ट्री सुनामी में करप्शन कहाँ हुई है यही तो बता दे ना। अगर आपने दरख्त लगाने की बात की, दरख्त लग चुके हैं, हम बिलियन ट्री का कहा था, बिलियन ट्री से ज़्यादा दरख्त हो चुके हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब फॉर एक्सप्लेनिंग इट टू अस, और अभी भी समझ नहीं आया कि बाकी चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन होगी। टाइम की कमी है, वी गोइंग टू सी यू टुमारो। फवाद चौधरी साहब, आपने हमें धोखा दिया ज़रा। हाँ